हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स। जनरली फोर्सेस को हम लोग दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कंजर्वेटिव फोर्स और सेकेंड वन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव को फोर्स को कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, उसी को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो पहला है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वैसे फोर्स होते हैं जिसके थ्रू होने वाला जो वर्क डन होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। उसको रास्ते से कोई मतलब नहीं, किसी भी रास्ते से ले जाए उसके थ्रू जो वर्क डन है वो डिपेंड करेगा सिर्फ उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। किस रास्ते से हम लोग पाथ कवर कर रहे हैं उस पर वर्क अगर डिपेंड ना करे तो उसे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज्ड लूप में किया गया वर्क डन जीरो होता है। तो इसका स्टेटमेंट है कंजर्वेटिव फोर्स का, वर्क डन बाय द फोर्स अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। अगर हमारा पाथ क्लोज्ड है, मतलब जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पर अगर वापस पहुंच जाए और उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन अगर जीरो हो जाए तो हम लोग बोलेंगे दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। और इसको दूसरे तरह से हम अनदर वर्ड्स में ऐसा भी बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। किसी भी रास्ते से आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हमारा जो वर्क डन होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। तो उस तरह के फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आप जा रहे हैं, चाहे आप इस रास्ते से जाएं या इस रास्ते से जाएं या किसी दूसरे रास्ते से जाएं, किसी भी रास्ते से जाएं, वर्क डन इन ऑल द सिचुएशन, ये अगर सेकंड कंडीशन है, ये अगर थर्ड कंडीशन है, इफ इन ऑल कंडीशन वर्क डन इज सेम, तो हम लोग उस फोर्स को कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। और इसी को बोल सकते हैं कि अगर क्लोज्ड लूप में जहां से आपने चलना स्टार्ट किया, एक राउंड घूम करके चाहे किसी भी रास्ते से आप अगर उसी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं किसी भी रास्ते से, तो वर्क डन बाय द फोर्स अराउंड अ क्लोज्ड पाथ अगर जीरो हो जाए तो हम लोग उस तरह के फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो इफ फोर्स इज डिफाइंड एज, तो इस तरह का फोर्स जो है किस तरह से डिफाइंड होता है, तो ये एक तरह का निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट होता है जिसे कि हम लोग माइनस डी यू बाई डी एक्स कहते हैं। तो मैथमेटिकली अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता हो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स अगर पता हो, तो हम लोग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स को माइनस डी यू बाई डी एक्स से फाइंड कर सकते। दिस इज व्हाट, दिस इज निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, ये निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट है। तो इस तरह से भी हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स को मैथमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो इस तरह के फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्स का क्या क्या एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज करिए आप यहाँ पॉइंट ए से ग्रेविटी के अगेंस्ट में पॉइंट बी पर जा रहे हैं। तो चाहे आप स्ट्रेट वे जाएं चाहे किसी भी दूसरे रास्ते से जाएं, ग्रेविटी के अगेंस्ट में या ग्रेविटी ने जो आप पर जो वर्क किया है वो हर एक केस में क्या होगा, तो आप इसे निकाल भी सकते हैं कि ग्रेविटी उस पर किधर फोर्स लगाएगा, तो mg डाउनवर्ड लगाएगा। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ऊपर की तरफ mgh। तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि फोर्स इज डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड। तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है, तो ग्रेविटी के थ्रू किया गया जो काम होगा दैट इज माइनस एम जी एच। निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा है, उसके मोशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू होने वाला जो वर्क डन है वो निगेटिव है, दैट इज माइनस एम जी एच। तो आप पाथ 1 के अलोंग जाएं या पाथ 2 के अलोंग जाएं या पाथ 3 के अलोंग जाएं, दिस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ।
किसी भी रास्ते से जाएंगे यू विल गेट सेम वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है। देर आर अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो। तो सबसे फेमस एग्जाम्पल है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स में क्या क्या आता है, जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स जो है इलास्टिक फोर्स का एग्जाम्पल है। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। मैग्नेटिक फोर्स ये भी कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल है। एंड ऑल सेंट्रल फोर्सेस जिसमें कि हमेशा एक सेंटर की तरफ वो फोर्स एक्ट होता है, ऑल आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मेन हमने क्या क्या पॉइंट देखा। पहला पॉइंट देखा, फर्स्ट पॉइंट इज कि अराउंड क्लोज्ड लूप वर्क डन इज जीरो। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि इसके थ्रू जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि फोर्स जो होता है वो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट होता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो इस तरह के फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, और इसके अलावा जो भी सेंट्रल फोर्सेस हैं वो सब कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो होप आप समझ चुके होंगे कि सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। अब जस्ट इसका अपोजिट हम लोग देखेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जस्ट इसका अपोजिट। तो इस केस में क्या होगा कि क्लोज्ड लूप में होने वाला जो वर्क डन है वो जीरो नहीं होगा, और दूसरा ये पाथ पर डिपेंड करेगा। तो जस्ट अगर उसका उल्टा हो रहा हो तो उसे हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ वर्क डन बाय द फोर्स अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर क्लोज्ड पाथ में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा। और साथ ही साथ ये पाथ पर डिपेंड करेगा। अगर एक जगह से दूसरे जगह पर आप किसी अलग अलग पाथ से जाते हैं तो हर एक पाथ में जो वर्क डन होगा, लेट की हमारा फर्स्ट पाथ है, ये सेकेंड पाथ है, ये थर्ड पाथ है, तो वर्क डन इन फर्स्ट पाथ इज डिफरेंट फ्रॉम वर्क डन इन सेकेंड पाथ, और ये डिफरेंट होगा वर्क डन इन थर्ड पाथ। तो ये पाथ पर डिपेंड करता है कि किस रास्ते से आप जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं, और क्लोज्ड लूप में ये जीरो नहीं होता है। तो मीन्स इट इज जस्ट अपोजिट टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, इसके विषय में हम लोग आगे देखेंगे कि जब विस्कस फ्लूइड्स, फ्लूइड्स जो फ्लो करे उसे फ्लूइड्स कहते हैं। तो फ्लूइड्स जैसे कि हमारा लिक्विड जो भी फ्लो करता है, एयर, तो एयर या लिक्विड का एक लेयर दूसरे लेयर के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और अपोज करने के लिए वो एक फोर्स अप्लाई करता है। तो उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स ना कह के विस्कस फोर्स कहते हैं, बट वो सिमिलर फ्रिक्शनल फोर्स की तरह ही वर्क करता है, एंड लेकिन उसका नाम है, फ्लूइड्स के केस में हम लोग उसे विस्कस फोर्स कहते हैं। सिमिलरली एयर ड्रैग, ये सब जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल है। और इस केस में जो रिलेशन हमने देखा था एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये सही नहीं है। एफ डजंट इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि इस तरह के नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कब करते हैं, जब हमारा फोर्स कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है। तो होप ये सिंपल सी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है और उसके बीच क्या डिफरेंस है। अगर ये बात आप समझ चुके हैं देन यू कैन इजिली मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमारा कंजर्व होता है, इसके प्रिंसिपल को हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या देखते हैं हम लोग। मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी,
इन दोनों एनर्जी के सम को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो है वो कंजर्व होता है, लेकिन हमेशा कंजर्व नहीं होता है, इन सम केसेस, इन सम सिचुएशंस। तो वो सिचुएशन क्या है, इसका स्टेटमेंट है द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कांस्टेंट। तो देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और इस टोटल मैकेनिकल एनर्जी में हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम लेते हैं, और वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन कब होता है कांस्टेंट, उसके पीछे देखिए कंडीशन है, इफ। तो वो कंडीशन आप समझ लें कि कब ये कांस्टेंट करना है, इफ द इंटरनल फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव। जब सिस्टम के अंदर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कंजर्वेटिव नेचर का हो, मतलब या तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, या इलास्टिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्सेस हो। अगर वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, इंटरनल सिस्टम के अंदर लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अगर हो रहा हो, अगर एक्ट नहीं हो रहा है तब तो वर्क डन उसके थ्रू जीरो होगा ही, लेकिन बाय द वे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट भी हो रहा हो तो उसके थ्रू होने वाला जो वर्क डन है वो जीरो होना चाहिए। मतलब बाहर का कोई फोर्स उस पर काम नहीं करना चाहिए, इट में उस पे अप्लाई हो सकता है बट उसका कोई काम नहीं करना चाहिए। तो कब ऐसा कंडीशन होगा, जैसे कि नॉर्मल फोर्स को हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल फोर्स एक्ट तो होता है बट वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलरली एक्ट होता है। सिमिलरली सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर एक्ट होता है, और अगर कोई फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलरली एक्ट हो तो उसके थ्रू होने वाला वर्क डन जीरो होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क डन है वो इंटरनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव होना चाहिए, और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स या तो एक्ट नहीं होना चाहिए, और अगर एक्ट हो रहा हो तो उसके थ्रू होने वाला वर्क डन जीरो हो। तो ये तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट और एक्सटर्नल फोर्स के बीच 90 डिग्री का एंगल हो, या एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। तो उन दोनों केस में एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जीरो होगा। तो यही है हमारा मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन का लॉ, जिसे कि हम लोग अभी प्रूफ भी करेंगे। तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट इस पे ध्यान देना है, व्हेन अ बॉडी अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। यहाँ पर एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स से हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा बॉडी जो है डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़ रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स। उस पर जो कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज एफ। तो उसमें जो देन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बोलोगे सर वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि पहले हमने जस्ट प्रीवियस क्लास में किया है, जो हमें बताता है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स क्या एक्ट हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है एफ एक्स, और वो अगर डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट से मूव होता है तो वर्क डन जो होगा उस फोर्स का दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज एफ एक्स डेल्टा एक्स। और वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये डेल्टा के इज द एफ एक्स डी एक्स, और ये एफ एक्स डी एक्स क्या है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट के कारण होने वाला वर्क डन है। सो वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई कर दिया। अब बोलोगे सर चूंकि फोर्स कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव नेचर का है, तो हमने कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एक स्टेटमेंट देखा था कि F इज इक्वल टू व्हाट, ये स्टेटमेंट था हमारा F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। बट अगर इसे हम लोग एक चेंज से दिखाएं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को अगर डेल्टा यू से दिखाएं तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा यू, और डिस्प्लेसमेंट के चेंज को अगर डेल्टा एक्स से दिखाएं तो यही इक्वेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इन दैट केस अगर इसे आप सॉल्व करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन यू विल गेट एफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। इसी स्टेटमेंट को
मैंने यहाँ लिखा है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं वो इस रूल को फॉलो करते हैं, दैट इज चेंज इन नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो होप ये दोनों पॉइंट्स आप समझ चुके होंगे। अब इसे हम लोग अगर रिलेट कर दें तो आप बोलोगे सर डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। वाई? बिकॉज इससे पहले का जो स्टेटमेंट है वो है डेल्टा के इज इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स, और जस्ट हमने फाइंड किया कि एफ एक्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। तो दोनों केस में देखिए, फर्स्ट केस में एफ एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा के इक्वल है, यहाँ पर एफ एक्स डेल्टा एक्स को डेल्टा के इक्वल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ एक्स डेल्टा एक्स को माइनस डेल्टा यू के इक्वल कर रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि डेल्टा के जो होगा वो इक्वल होगा माइनस डेल्टा यू के। मतलब काइनेटिक एनर्जी में अगर जो चेंज है वो निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी अगर जस्ट उल्टा रिलेशन होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीजमेंट होगा, और पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज करे तो काइनेटिक एनर्जी में उल्टा रिलेशन होगा, दैट इज इनवर्स रिलेशन। तो इस माइनस डेल्टा यू को आप राइट साइड से अगर लेफ्ट साइड ले आएंगे देन यू विल गेट डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज दोनों मिलके जीरो होगा। इट मींस इफ वन इज इंक्रीजिंग देन अदर वन मस्ट बी डिक्रीजिंग, सो दैट दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर सके और फाइनली आपको जीरो ही मिल सके। अगर एक में इंक्रीमेंट होता है तो दूसरे में डिक्रीमेंट होगा, और जितना अमाउंट से एक में इंक्रीमेंट होगा उतना ही अमाउंट से दूसरे में डिक्रीज होगा, ताकि दोनों का जो चेंज है, चेंज का सम जीरो हो सके। तो एक में अगर पॉजिटिव चेंज होगा तो दूसरे में निगेटिव चेंज होगा, और एक में अगर निगेटिव चेंज आ रहा है तो दूसरे में पॉजिटिव चेंज आएगा, ताकि दोनों का जो सम है वो जीरो ही रहे। चलिए, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, तो यहाँ पे डेल्टा कॉमन लेकर के हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा को कॉमन लेके के प्लस यू इज जीरो, और ये के प्लस यू करस्पॉन्ड कर रहा है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जो सम होता है, जिसे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है हमारा का जो चेंज है वो जीरो होगा, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमने देखा कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बाय एन इक्वल अमाउंट एंड वाइस वर्सा। एक अगर बढ़ता है तो दूसरा घटेगा, जस्ट इसका इनवर्स रिलेशन एक दूसरे को फॉलो करेगा। चलिए, यहाँ पर एक एग्जांपल से हम लोग प्रूफ करेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जैसे कि एक बॉल है जिसको कि मास m है, उसे हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम अ बिल्डिंग एट अ हाइट h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। तो और हम लोग दिखाएंगे द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल इज E, और उसे हम लोग अलग अलग कंडीशन पे दिखाएंगे, उसे फाइंड करेंगे। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जैसा कि आप जानते हैं वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 3 पॉइंट, कंसीडर ए बी सी आर द पॉइंट्स एट अ हाइट h माइनस एक्स एंड ऑन द ग्राउंड, जो कि यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करते समय उसका जो स्पीड था वो जीरो था, और इनिशियली ये जो पॉइंट ए है यहाँ पर हमारा जो बॉल है एट अ हाइट h अबव द ग्राउंड है, और पॉइंट बी पर हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये h माइनस एक्स डिस्टेंस से ड्रॉप कर गया। उस समय इस पॉइंट बी का जो हाइट था वो ग्राउंड से x डिस्टेंस है, तो ये x डिस्टेंस अबव है पॉइंट बी। इस समय इसका वेलोसिटी है bv, और पॉइंट सी पर इसका वेलोसिटी है vc। हम लोग तीनों जगह पर पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे, फिर पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे, और पॉइंट सी पर भी टोटल एनर्जी
फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट पॉइंट ए। तो बोलोगे सर बॉल ए जो है पॉइंट ए पर, चूंकि उसका स्पीड 0 है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ एम बी स्क्वायर से निकालते हैं। सिंस यू इज 0, तो यहाँ पर यू 0 पुट करोगे तो हाफ एम बी स्क्वायर विल बी 0, दैट इज काइनेटिक एनर्जी आपको 0 मिलेगा। नेक्स्ट, अगर इसी पॉइंट पर अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे mgh, और यहाँ पर ये h हाइट पर है, सो टोटल एनर्जी हमारा निकलेगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम। काइनेटिक है हमारा 0, पोटेंशियल है mgh, सो दोनों का जो सम होगा दैट इज mgh प्लस 0, दैट इज mgh। तो हमने देखा पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी है mgh। सेम प्रोसीजर से हम लोग पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे, दैट इज पहले हम लोग उसका काइनेटिक फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो देखिए पॉइंट बी पर अगर आपको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी, तो हमें उसका वेलोसिटी फाइंड करना होगा। और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमने यूज करेंगे इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पर जी लिखेंगे और एस के जगह पर एक्स लिखेंगे। यू का वैल्यू क्या है, तो इनिशियली 0 था, तो ये 0 स्क्वायर प्लस 2gx हो जाएगा। तो पॉइंट बी पर जो इसका वेलोसिटी होगा वो होगा 2gx। तो vb का वैल्यू अगर निकाले तो ये v स्क्वायर का वैल्यू था, सो v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gx। vb स्क्वायर इज 2gx, सो हमें vb स्क्वायर की जरूरत है। अगर vb निकालना हो देन इट विल बी रूट अंडर 2gx, बट यहाँ में हमारा काम vb से ही है, दैट इज 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम बी वी स्क्वायर। इस वी बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, और अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं वी बी स्क्वायर का वैल्यू हमने पुट किया, सॉल्व किया, तो 2 से 2 कैंसल हो गया और आपको मिला mgx। तो काइनेटिक एनर्जी निकल गया पॉइंट बी पर। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना हो, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है mgh, बट हियर व्हाट इज h, h इज h माइनस x। तो इस h के जगह पर आपको पुट करना होगा h माइनस x, और अगर इसे आप पुट कर देते हैं देन पोटेंशियल एनर्जी इज दिस वन mgh माइनस mgx। अब दोनों का सम करना है, काइनेटिक एनर्जी ये वाला और ये पोटेंशियल एनर्जी ये वाला, दोनों को सम करना है। तो दोनों को सम करेंगे तो देखेंगे mgx और ये माइनस mgx कट जाएगा, बचेगा क्या, ओनली mgh। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का मैंने सम किया, तो सम करने पर प्लस mgx और माइनस mgx कट गया, बचा क्या mgh। तो फर्स्ट कंडीशन में भी mgh आया था, सेकंड कंडीशन में भी mgh आया। अब लास्ट कंडीशन पॉइंट सी पर देखते हैं कि क्या आता है। तो पॉइंट सी पर बोलोगे सर हाइट तो 0 हो गया है, लेकिन जब ये नीचे गिरा है तो उस समय कुछ उसका स्पीड है, और उसका स्पीड vc हमें फाइंड करना होगा। और vc के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो आप यहाँ पर u के जगह पर 0 और h हाइट ड्रॉप होने पर ये हो जाएगा 2gh। तो यहाँ पर vc स्क्वायर, ये इनिशियल स्पीड इसका 0 था, दैट इज 0 स्क्वायर, और ये h हाइट ड्रॉप होने पर ये 2gh हो गया। तो v स्क्वायर व्हाट इज दिस, v इज एट पॉइंट सी, दैट इज vc स्क्वायर। तो vc स्क्वायर हमें मिला 2gh। और अगर मैं इसे काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ये vc स्क्वायर के जगह पर हम लोग अगर पुट कर दें 2gs, देन यू विल गेट दिस वन। तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट mgh। और इस समय हाइट क्या है, तो हाइट इज 0। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं mgh, बट h के जगह पर क्या पुट करेंगे, h के जगह पर 0 पुट करेंगे, क्योंकि ग्राउंड से हाइट मेजर करना है, दैट्स व्हाई h इज 0। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा 0 हो जाएगा और टोटल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दैट इज 0 प्लस mgh, दैट इज mgh। तो तीनों कंडीशंस में हमने देखा कि हमारा जो टोटल एनर्जी है दैट इज कांस्टेंट एंड इट इज mgh। तो हम लोग कह सकते हैं कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपने समझ लिया होगा तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को कर ले। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है,
द टोटल वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। ओनली इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर कंजर्वेटिव, ओनली इफ ग्रेविटेशनल फोर्स alone acts on it, or only if elastic force acts on it, and for any kind of force acting on it. So the total work done on a particle is equal to change in its kinetic energy. तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने पढ़ा है। तो किस कंडीशंस में ये होता है, आप लोग आंसर को लिख सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड है ये हमारा क्वेश्चन। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, चाहे वो इंटरनल का हो चाहे एक्सटर्नल का हो, वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूं, आप लोग आंसर देने का कोशिश करें चैट बॉक्स में। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को एक बार रिवाइज करिएगा, जिसका कहना है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो एक्सटर्नल, इंटरनल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव किसी भी नेचर का हो सकता है। तो यहाँ पर फॉर एनी काइंड ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, तो डी ऑप्शन ज्योति कुमारी ने सही आंसर दिया है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जिसमें कि ऑल द फोर्सेस में एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो वर्क एनर्जी थ्योरम को आप याद रख सकते हैं। तो यहां पर भी चार ऑप्शन है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जस्ट ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड था, जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट अगर आपको याद होगा तो उसी स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन है, द वर्क डन बाय ऑल द